नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है काव्य हेतु। काव्य हेतु में काव्य का के ऊपर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि काव्य क्या है और उस काव्य की रचना के लिए जो कारण होते हैं उन्हीं को काव्य हेतु कहते हैं। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। तो काव्य हेतु मतलब काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण ही काव्य हेतु कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि काव्य कार्य है और हेतु कारण। किसी भी काव्य की रचना करने के लिए ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जो एक कवि में होनी चाहिए? क्या ये योग्यताएं जन्मजात होती हैं या बाद में भी अर्जित की जा सकती हैं? तो इसका उत्तर है कि कुछ व्यक्तियों में यह प्रतिभा जन्मजात होती है। हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग अपने बचपन से ही 9 वर्ष की या 11 वर्ष की अवस्था से या 13 वर्ष की अवस्था से कविताएं या अन्य रचनाओं का लेखन जो है वो शुरू कर देते हैं। परंतु क्या ये प्रतिभा बाद में भी अर्जित की जा सकती है? तो उत्तर है हाँ। यदि हम अन्य कवियों की रचनाओं का अध्ययन और मनन करें तो हम भी काव्य रचना में निपुण हो सकते हैं, परंतु उसके लिए भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ बुद्धि और ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक भावुक हृदय ही उत्तम काव्य रचना कर सकता है और बुद्धि के बिना तो कोई भी कार्य संभव नहीं। और काव्य जैसी रचना कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और पहले तो काव्य रचना का कार्य ही मनीषियों द्वारा, विद्वानों द्वारा किया जाता था और हम सभी जानते हैं कि रीति काल तक काव्य कर्म की शिक्षा दी जाती थी और कवि लोग आचार्य कर्म का निर्वाह करते हुए अन्य कवियों को भी, अन्य लोगों को भी काव्य लेखन की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त हमने अक्सर देखा है कि एक कवि जो है उसके ज्ञान का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, अनंत होता है। उसे हर विषय का ज्ञान होता है, लगभग हर विषय का ज्ञान उसको होता है। चाहे समाज में कुछ घटित हो रहा है तो वह उससे भी अछूता नहीं रहता है, या राजनीति में कुछ घटित होता है तो कभी उससे भी अछूता नहीं है। कवि विज्ञान की भी समझ रखता है, कवि ज्योतिष शास्त्र की भी समझ रखता है, गणित की भी समझ रखता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारा ज्ञान एक व्यक्ति में हो, परंतु अभी तक जो हमने देखे हैं संस्कृत से लेकर रीति काल तक के आचार्य और आधुनिक भी बहुत सारे कवि ऐसे हमने देखे हैं आधुनिक काल में भी, जो हर एक क्षेत्र का ज्ञान रखते हैं। वो मनोविज्ञान का भी ज्ञान रखते हैं और जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी भी काव्य या किसी भी अन्य विधा के लेखन के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो एक व्यक्ति जो है वो बाद में भी ज्ञान अर्जन करके काव्य रचना में निपुण हो सकता है और बार बार अभ्यास करके उस काव्य रचना जो रचना में, उस विधा में अपने आप को और प्रवीण और दक्ष बना सकता है। कुछ लोगों को ये माहौल बचपन से ही मिल जाता है, इसलिए वो स्वयं ही इस कार्य में अपने आप ही प्रवीण हो जाते हैं, दक्ष हो जाते हैं। परंतु जिन लोगों को ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है वे बाद में भी काव्य रचना में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं तत्वों पर विचार विमर्श करेंगे कि जो हमारे संस्कृत से लेकर आधुनिक काल तक के विद्वान हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में, कि किस प्रकार काव्य रचना का जो कारण है, जो हेतु है, वो क्या क्या है और इन कौन व्यक्ति जो है वो काव्य रचना कर सकता है। तो इसमें पाश्चात्य विचारकों के मत का भी हम अवलोकन करेंगे, विचार और मनन करेंगे। तो सबसे पहले बाबू गुलाब राय ने काव्य हेतु पर क्या कहा है। वो कहते हैं कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य के निमित्त कारण को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं वे ही कवि हैं, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति साधारण जन से भिन्न होती है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं पर पर्याप्त विचार किया गया है और 3 काव्य हेतु माने गए हैं: प्रतिभा,
व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, जिस टैलेंट की मैं बात कर रही थी कि जो व्यक्ति को जन्मजात मिलता है उसे प्रतिभा कहते हैं। व्युत्पत्ति, जो बाद में शास्त्र आदि के ज्ञान से, अन्य कवियों की रचनाओं के अध्ययन से बाद में उस कार्य में दक्ष होना, यानी कि कवि कर्म में दक्ष होना, तो उसको व्युत्पत्ति कहेंगे। और अभ्यास, बार बार काव्य रचना का अभ्यास करने से जो दक्षता आती है उसको हम अभ्यास कहेंगे। तो ये 3 जो हैं काव्य हेतु माने गए हैं काव्य शास्त्र के अनुसार। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त योग्यता है, यह काव्य का मुख्य हेतु है। व्युत्पत्ति, इसके अंतर्गत शब्द शास्त्र और पद पदार्थ ज्ञान आते हैं, यानी कि बाद में भी हम अपने नॉलेज, अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। और अभ्यास, बार बार काव्य रचना की प्रक्रिया ही अभ्यास है। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्य का बीज माना गया है। प्रतिभा के अभाव में कोई व्यक्ति काव्य रचना नहीं कर सकता, यानी कि टैलेंट होना आवश्यक है। यदि हमें टैलेंट है तो हम अच्छी काव्य रचना कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बुद्धि और भावनाओं का, दोनों का होना आवश्यक है, यानी कि विचार और भाव दोनों आवश्यक हैं। हाँ, उसमें हम बाद में नॉलेज के थ्रू और ज़्यादा ज्ञान अपना वर्धन करके उसको और उत्कृष्ट बना सकते हैं। तो काव्य हेतुओं पर सर्वप्रथम अग्नि पुराण में विचार किया गया और प्रतिभा, वेद ज्ञान और लोक व्यवहार को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया गया। लोक व्यवहार यानी कि समाज शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जन सामान्य की अनुभूतियों का, वो क्या सोचता है, कैसा महसूस करता है, क्योंकि साहित्य समाज का ही दर्पण है। तो जन सामान्य की भावनाएं क्या हैं, उनके रीति रिवाज क्या है, उनके त्योहार, उनकी संस्कृति, उनका जीवन कैसा है, उसको जानने के बाद कोई कवि उत्तम काव्य रचना कर सकता है। तो अग्नि पुराण में कहा गया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अर्थात लोक में नरत्व दुर्लभ है, यानी कि इंसान होना दुर्लभ है, और उसमें विद्यावान नर होना दुर्लभ है, यानी कि ऐसा मनुष्य जिसको विद्या प्राप्त हो। कवित्व परम दुर्लभ है, और कविता करने की शक्ति यानी कि प्रतिभा तो और भी दुर्लभ है। यानी कि यहाँ पर भी जो काव्य का हेतु है वहाँ प्रतिभा को माना गया है कि उसमें टैलेंट होना चाहिए, और जिसको ये वरदान मिल जाता है जिस व्यक्ति को, वास्तव में वो व्यक्ति धन्य है, क्योंकि इंसान होना अपने आप में वास्तव में एक दुर्लभ जो क्षण है, दुर्लभ है। नरत्व प्राप्त करना और विद्या प्राप्त करना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है, और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है कविता करना और कविता करने की शक्ति या प्रतिभा होना। संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्यों ने काव्य हेतु पर पर्याप्त विचार विमर्श किया, और यहाँ पर प्रमुख जो संस्कृत आचार्य हैं उनके काव्य हेतु से संबंधित क्या क्या मत हैं उन पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले भामह हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में आचार्य भामह ने काव्य हेतुओं का सबसे पहले स्पष्ट विवेचन किया। वो लिखते हैं कि गुरु उपदेशाद हेतु शास्त्र जड़प्यो अप्यतम काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः। जड़ बुद्धि मानव भी गुरु के उपदेश से शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन करने में समर्थ हो जाते हैं, लेकिन काव्य रचना तो कोई प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही कर सकता है। यानी कि इन्होंने भी प्रतिभा यानी कि टैलेंट को ज़रूरी माना है, जो कि जन्मजात प्रतिभा होती है उसको। यहाँ भामह ने प्रतिभा को काव्य रचना का मुख्य हेतु स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने अनवरत अध्ययन द्वारा व्युत्पन्न शक्ति को भी काव्य का हेतु माना है, यानी कि हम अपने ज्ञान का विस्तार बाद में भी कर सकते हैं। संक्षेप में भामह ने काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये वही हैं जिनको मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि टैलेंट होना चाहिए, या फिर बाद में शब्द शास्त्र या पद पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करके और अन्य कवियों की रचनाओं का अध्ययन करके और बार बार प्रैक्टिस से हम अपने जो काव्य रचना है उसको और उत्कृष्ट बना सकते हैं।
आगे दंडी की परिभाषा है। आचार्य दंडी ने प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु माना है। उन्होंने व्युत्पत्ति और शास्त्र ज्ञान तथा अभ्यास को भी आवश्यक माना है। यानी कि दंडी ने भी पहले तो प्रतिभा यानी कि जन्मजात जो प्रतिभा जो टैलेंट होता है काव्य लिखने के लिए उसको ज़रूरी माना है, लेकिन वो मानते हैं कि बाद में भी व्युत्पत्ति हो सकती है शास्त्र ज्ञान के द्वारा, अन्य कवियों की रचना के अध्ययन मनन द्वारा और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस के द्वारा। तो उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है नैसर्गिकी जय प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्च भियोगोस्य कारणम काव्य संपदा है। जन्मजात यानी कि स्वाभाविक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अनवरत अभ्यास, अनवरत होता है लगातार, प्रैक्टिस से काव्य रूपी संपत्ति के कारण हेतु हैं। लगातार अभ्यास काव्य रूपी संपत्ति के कारण या हेतु है। इन्होंने काव्य को संपत्ति माना है और उसके कारण माना है प्रतिभा को जो जन्मजात होती है, शास्त्र ज्ञान को और लगातार प्रैक्टिस को। आचार्य वामन क्या कहते हैं? आचार्य वामन ने अधिक विस्तार से काव्य हेतुओं पर चर्चा की है। वामन ने भामह और दंडी के मतों को सामने रखकर अपने मत का निर्धारण किया। उन्होंने काव्य हेतुओं में लोक व्यवहार का ज्ञान, जो कि बहुत आवश्यक है, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जनसाधारण क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, उसके रीति रिवाज क्या हैं, उसके संस्कार क्या हैं, उसके सुख दुख क्या हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। विद्या, शास्त्र ज्ञान यानी कि, और तीसरा उन्होंने प्रकीर्ण की चर्चा की है। प्रकीर्ण में उन्होंने 6 भेद किए हैं। प्रकीर्ण यानी कि बहुत सारे संसाधनों को एक साथ कर देना। तो इसमें उन्होंने क्या किया है? सबसे पहला लक्ष्य तत्व, अर्थात अन्य कवियों की रचनाओं का ज्ञान होना। अन्य कवियों की रचनाएं हम अगर लगातार पढ़ते रहते हैं तो हमें काफ़ी हद तक नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार काव्य रचनाएं की जाती हैं। अभियोग दूसरा है। अभियोग इसका अर्थ है काव्य रचना का प्रयत्न अर्थात अभ्यास करना। पढ़ने के बाद हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी। वृद्ध सेवा का मतलब है ज्ञान वृद्धों की सेवा करके उनसे शिक्षा प्राप्त करना। ज्ञान वृद्ध यानी कि जिनको पहले से नॉलेज है काव्य लेखन की, उनकी सेवा करके उनसे शिक्षा प्राप्त की जाए, उनको खुश किया जाए ताकि वो हम पर कृपा दृष्टि करें और हमें काव्य लेखन की शिक्षा प्रदान करें। अवेक्षण है चौथा। अवेक्षण का अर्थ है काव्य रचना करते समय उचित शब्दों का चयन और अनुचित शब्दों का त्याग। इस पर भी हम विचार कर चुके हैं कि उचित शब्द कौन से होते हैं और अनुचित शब्द कौन से होते हैं। काव्य लेखन में उत्कृष्ट शब्दों का होना, सही शब्द का चुनाव, जो जिस अर्थ को हम पहुंचाना चाह रहे हैं अपने पाठक या श्रोता तक, उसी अर्थ के वाले शब्दों का चुनाव अत्यंत आवश्यक है। दुरूह और दुष्कर शब्दों का जिनका जो अर्थ है वो कठिन हो, समझना कठिन हो जनसाधारण के लिए, उनका चुनाव से हमें बचना चाहिए। तो उचित शब्दों का चयन करना चाहिए और अनुचित शब्द जो लोक व्यवहार में वर्जित माने जाते हैं, जन सामान्य में जो वर्जित माने जाते हैं, ऐसे शब्दों का हमें त्याग करना चाहिए। पांचवा इन्होंने बताया है प्रतिभा, ईश्वर प्रदत्त योग्यता, यानी कि अपने आप जन्मजात किसी में टैलेंट होता है। अवधान, चित्त की एकाग्रता, यानी कि मन को एकाग्र करके कंसंट्रेशन से हम काव्य लेखन में प्रवृत्त हो सकते हैं। इस प्रकार वामन ने प्रतिभा की अपेक्षा व्युत्पत्ति और अभ्यास को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि उन्होंने टैलेंट को 5वें नंबर पर रखा है। तो ये कहते हैं कि हमें ये जो इन्होंने अभी तक बताए हैं ज्ञान वृद्धों की सेवा करके या बार बार अभ्यास करके, प्रैक्टिस से, और उचित शब्दों का हमें पता होना चाहिए, अनुचित शब्दों का हमें त्याग करना है, कंसंट्रेशन से हम जो काव्य रचना में प्रवृत्त हो सकते हैं। तो उन्होंने प्रतिभा को माना है, लेकिन लास्ट में उन्होंने प्रतिभा को स्थान दिया है, तो उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को ज़्यादा महत्व दिया है। आचार्य रुद्रट क्या कहते हैं? रुद्रट ने काव्य के 3 हेतु स्वीकार किए हैं। ये हैं शक्ति, दूसरा व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति का मतलब यहाँ प्रतिभा से ही है, यानी कि इतनी शक्ति, इतनी पावर यानी कि टैलेंट उसमें होना चाहिए किसी भी व्यक्ति में कवि कर्म का निर्वाह करने के लिए।
इसके लिए उन्होंने दो भेद किए हैं, सहजा प्रतिभा जो कि जन्मजात होती है और दूसरी उत्पाद्य जो कि श्रमजात होती है। तो ये वही है, किसी को जन्मजात किसी के पास टैलेंट होता है और कोई बाद में उसको अर्जित कर सकता है। काव्य का मूल हेतु तो वही सहजा प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास तो उसके सहायक हैं। यानी कि ये भी मानते हैं कि जन्मजात टैलेंट इंसान में होना चाहिए, उसके बाद व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके सहायक हो सकते हैं। क्योंकि जन्मजात यदि कोई व्यक्ति भावुक है, जन्मजात उसकी बुद्धि जो है काव्य लेखन में प्रवृत्त है, उसका इंटरेस्ट है काव्य रचना में, पढ़ने में, तो वो व्यक्ति एक सफल कवि बन सकता है। हाँ, अन्य जो प्रैक्टिस से और अन्य जो व्युत्पत्ति यानी कि अन्य रचनाओं के ज्ञान, रचना कैसे करते हैं, काव्य रचना कैसे लिखते हैं, तो उसके ज्ञान से वो अपने टैलेंट को और ज़्यादा निखार सकता है। आनंदवर्धन क्या कहते हैं? ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन ध्वन्यालोक जिनकी रचना है, उन्होंने प्रसंगवश यानी कि मुख्य रूप से उन्होंने इसी के ऊपर कुछ नहीं कहा, लेकिन किसी प्रसंग में प्रसंग जब आया है तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि काव्य हेतुओं की चर्चा की है। उन्होंने प्रतिभा और व्युत्पत्ति का उल्लेख किया है, फिर भी वे प्रतिभा को ही प्रमुख मानते हैं। उनका कहना है कि व्युत्पत्ति के अभाव का दोष प्रतिभा द्वारा तो ढका जाता है, परंतु प्रतिभा के अभाव का दोष व्युत्पत्ति नहीं ढक सकती। यानी कि अगर हमें टैलेंट है तो बाद में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा प्रैक्टिस ना करे, ज़्यादा ज्ञान अर्जन ना करे, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो भी वो मतलब अगर उसकी कम फील्ड में अगर उसकी जानकारी है तो उस फील्ड में कम से कम वो अच्छी काव्य रचना कर सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान में टैलेंट नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसने बहुत सारे शास्त्रों का, बहुत सारे रचनाकारों का अध्ययन तो किया है, लेकिन उसमें टैलेंट नहीं है, तो वो जो चीज़ है वो नहीं छुपती है। तो टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज और अध्ययन जो है वो अगर कम भी होगा तो भी टैलेंट जो है वो दिखता है, इनका कहना ऐसा है। राजशेखर क्या कहते हैं? राजशेखर ने काव्य हेतुओं की चर्चा विस्तार के साथ की है। वे शक्ति और प्रतिभा दोनों का अलग अलग मानते हैं। वे प्रतिभा की तुलना में शक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं। यानी कि शक्ति और प्रतिभा दोनों को अलग मान रहे हैं और प्रतिभा की तुलना में शक्ति को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है उन्होंने। तो ये शक्ति क्या है ये भी हम जानते हैं आगे, उन्होंने शक्ति के बारे में क्या कहा है। तो इन्होंने सबसे पहले बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं। एक है स्मृति, जो अतीत का स्मरण कराती है, यानी कि पास्ट की घटनाएं जिनकी वजह से हम रिकॉल करते हैं, याद रखते हैं, स्मरण रख होता है हमें, तो उसको स्मृति कहते हैं। दूसरा मति माना है इन्होंने। मति वर्तमान की उद्बोधक अर्थात मंत्रणा करने वाले, यानी कि प्रेजेंट जो हमारा है, वर्तमान समय में हम अपनी बुद्धि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर पाएँ, अपने बुद्धि का पूरी तरह से अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर पाएँ, तो वो मति कहलाएगी। और प्रज्ञा होती है भविष्य के अर्थों को प्रकट करने वाली बुद्धि, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कवि है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ज्ञाता होता है, यानी कि वो भविष्य दृष्टा भी होता है और जो वर्तमान है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग करता है, और जो पास्ट है, जो भूतकाल है, उससे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ता है। तो ये तीनों प्रकार की बुद्धियाँ कवियों का उपकार करती हैं और 2 प्रकार से कवियों में विनिवास करती हैं। तो उन्होंने शक्ति का जिस प्रकार से बताया है, जिस प्रकार से उन्होंने विवेचन किया है, उसे हम डायग्राम से समझ सकते हैं। इन्होंने जो शक्ति है उसको 2 भागों में बांटा है, एक है प्रतिभा और दूसरा है व्युत्पत्ति यानी कि शास्त्र ज्ञान, जिसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। प्रतिभा के आगे उन्होंने 2 माने हैं, 2 विभाजन किए हैं प्रतिभा का। तो उसमें है कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा कवि से संबंधित है और भवित्री प्रतिभा जो है वो हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं या पाठक हैं, उनसे संबंधित है। तो कार्यत्री प्रतिभा में 3 प्रकार के कवि इन्होंने माने हैं, सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक, जिनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। और भावित्री प्रतिभा में 2 माने हैं, यानी कि इसमें जो हमारा सहृदय है, जो हमारा पाठक है वो आता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सतृणाभ्यवारी और आरोचकी। तो इनके बारे में हम अब जानेंगे। तो अब क्या
है कि कार्यत्री प्रतिभा कवि से संबंधित होती है। कार्यत्री प्रतिभा द्वारा कवि क्या करता है, अपनी काव्य रचना करता है। और सहृदय यानी कि हमारा जो कवि है, जो पाठक है, वो भावैत्री प्रतिभा द्वारा कवि रचित काव्य का आनंद प्रदान करता है, आनंद प्राप्त करता है। तो जो कवि हैं वो 3 प्रकार के जिसे उन्होंने माने हैं, डायग्राम में हमने देखा, सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक। तो सारस्वत कवि कौन से हैं? सारस्वत वे कवि होते हैं जिनकी प्रतिभा जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से प्रयत्न के बिना प्रस्फुरित होती है, यानी कि वही टैलेंट जो जन्म जन्मांतर से मिलता है बिना किसी कोशिश के इंसान को। तो वो कवि जिनको ऐसी प्रतिभा मिली हुई, ऐसा टैलेंट मिला हुआ है, वो सारस्वत कहलाते हैं। आभ्यासिक, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इन कवियों में बीज रूप में प्रतिभा जन्म से होती है लेकिन अभ्यास से ही वह स्फुरित होती है, यानी कि इनमें टैलेंट तो होता है लेकिन इनको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, तो प्रैक्टिस से वो चीज़ बाहर आती है। औपदेशिक वो कवि होते हैं जिनकी वाणी उपदेश से अभिव्यक्त होती है, यानी कि उनको किसी गुरु आचार्य के पास जाकर के उचित रूप से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है या फिर अन्य कवियों के काव्य का अध्ययन मनन करना पड़ता है, तब उनके अंदर का कवि जो है वो जागृत होता है। तो राजशेखर के अनुसार उत्तम काव्य में प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों का मेल आवश्यक है। पुनः राजशेखर ने भावित्री प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, सतृणाभ्यवारी और आरोचकी। सतृणाभ्यवारी, सतृण अभिव्यवहारी, यानी तिनकों को भी, तिनका भी नहीं बचाता, जो तिनके के साथ ही चट कर जाता है पूरी रचना को, यानी कि तिनका भी नहीं बचाता वो। ये सहृदय का गुण है, यानी कि कुछ जो सहृदय यानी कि हमारा जो पाठक है, कुछ में ये गुण होता है कि उन्हें जैसी भी कविता के नाम पर जैसी भी रचनाएं मिल जाएं, पहले छंदोबद्ध होती थी, अब मुक्त छंद की रचनाएं जो होती हैं, छंद मुक्त रचनाएं भी होती हैं, तो उनको कविता के नाम पर जो कुछ मिल जाए वो उसका आनंद लेते हैं, वो कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ चढ़ जाते हैं। और दूसरे होते हैं आरोचकी, यानी कि जिनको कुछ भी रुचिकर नहीं लगता, उनको कितनी भी अच्छी से अच्छी कविता उनके सामने रखी जाए वो किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते। तो ऐसे भी इंसान हमारे समाज में होते हैं, हमें पता ही है, जो कहीं पर भी किसी भी स्थिति में हम उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं जो उसमें कमियां हैं वो ढूंढ ही लेते हैं। तो ये 2 जो थे वो हमारे सहृदय के प्रकार थे। और आगे मम्मट की है परिभाषा। मम्मट कहते हैं कि शक्ति यानी कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु माना है। और वह कहते हैं कि शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र, काव्यागवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तदु उद्भवे, हेतु तद उद्भवे, अर्थात शक्ति, लोकशास्त्र का ज्ञान, काव्य मर्मज्ञों से प्राप्त शिक्षा और उसका यानी कि काव्य का अभ्यास आदि काव्य उद्भव के मूल हेतु हैं। मम्मट ने यद्यपि प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है, लेकिन वे तीनों को, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, समन्वित रूप से तीनों को काव्य हेतु मानते हैं। लेकिन ये यह भी कहते हैं कि प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है, हठवश रचित काव्य का उपहासास्पद होना निश्चित है। यानी कि इसमें इन्होंने भी कुछ जो है वो नया नहीं कहा है, वही जो पहले वाली परिभाषाएं हैं उन्हीं के आधार पर ही उन्होंने प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों को समन्वित रूप से माना है काव्य हेतु, और प्रतिभा को ज़्यादा महत्व दिया है। हेमचंद्र क्या कहते हैं? हेमचंद्र जी कहते हैं कि आचार्य हेमचंद्र ने प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु माना है और स्वीकार किया है कि व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के ही परिष्कारक हैं। यानी प्रतिभा होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए जन्मजात, और उसमें बाद में जो प्रैक्टिस है या नॉलेज है उससे वो प्रतिभा जो है और निखर कर सामने आएगी। वाग्भट द्वितीय ने प्रतिभा को काव्य का मूल हेतु स्वीकार किया है। आचार्य जयदेव, जिस प्रकार उत्पत्ति का मूल हेतु बीज है, खाद और पानी तो उसके विकास के हेतु हैं, उसी प्रकार काव्य सृष्टि का मूल हेतु प्रतिभा है, व्युत्पत्ति और अभ्यास के उसके सहायक हैं। यानी कि वही प्रतिभा को मुख्य माना है, व्युत्पत्ति और अभ्यास को उसका सहायक माना है। और उन्होंने उदाहरण दिया है बीज का, कि एक पौधा जो है उसको उगाने के लिए मेन जो चीज़ है वो तो बीज है, खाद और पानी तो उसके विकास का हेतु ही हैं।
आचार्य जगन्नाथ कहते हैं कि प्रतिभा को उन्होंने काव्य का मूल हेतु माना है, साथ ही उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी प्रतिभा का कारण माना है। रीतिकालीन आचार्य क्या कहते हैं? रीतिकालीन आचार्य कव्य में श्रीपति जी हैं, सोमनाथ जी हैं, भिखारी दास हैं, प्रताप शाही आदि ने काव्य हेतु के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन इनके मतों में मौलिकता का सर्वथा अभाव है और प्राय संस्कृत के आचार्यों के मतों का ही उन्होंने अनुसरण किया है। श्रीपति कहते हैं, काव्य हेतु की चर्चा करते हुए शक्ति, निपुणता और अभ्यास की चर्चा की है। वे कहते हैं कि शक्ति, निपुणता, लोकमत, व्युत्पत्ति और अभ्यास। श्रीपति ने शक्ति का प्रयोग प्रतिभा के लिए किया है, जैसे कि पहले संस्कृत के भी आचार्य कर चुके हैं शक्ति का प्रयोग प्रतिभा के लिए, पर यह प्रतिभा पुण्यों के प्रताप से ही प्राप्त होती है। प्रतिभा के बिना लिखा गया काव्य कवियों के उपहास का विषय बनता है, ऐसा श्रीपति जी ने कहा है। और ये कुछ भी नया नहीं है, वही संस्कृत की जो परिभाषाएं हैं उन्हीं का ही यहाँ पर अनुसरण किया गया है। सोमनाथ जी कहते हैं कि श्रवण, अभ्यास और गुरु कृपा ये काव्य के हेतु हैं, यानी कि श्रवण यानी कि सुनना, और अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करना, और गुरु की कृपा यानी कि एक आचार्य का होना जो आपका मार्गदर्शन कर सके, तो इनको काव्य का हेतु माना है। वे कहते हैं, कवि सो सुनिवो बहुत, पुनि करिबो अति अभ्यास, यानी कि काव्य सुनिए बहुत सारा कवियों से, काव्य गोष्ठियों में आप जाइए और वहाँ बहुत सारा काव्य सुनिए और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। तासु कविता होत है कारण ही हुलास, इस तरह से आपको कविता की जो रचना है वो करना आएगा और आपका हृदय जो है उल्लसित होगा। बिना सुने अभ्यास कविता होत अनंत, सो प्रसाद गुरुदेव की वर्णत सब गुणवंत। बिना अभ्यास के भी कविता जो है हो सकती है, बिना सुने भी कविता हो सकती है, लेकिन वहाँ पर गुरुदेव की महिमा का, गुरुदेव के आशीर्वाद का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं, कविताएं नहीं सुनते हैं, तो आपके ऊपर किसी गुरु की कृपा होना, किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा गुणवान व्यक्तियों ने कहा है। आचार्य सोमनाथ ने श्रवण का अर्थ व्युत्पत्ति और गुरु कृपा का अर्थ दैवी प्रतिभा माना है। भिखारी दास ने शक्ति यानी कि प्रतिभा, काव्य शिक्षा यानी कि व्युत्पत्ति और अनुभव यानी कि अभ्यास, तीनों को समान रूप से काव्य हेतु स्वीकार किया है। उन्होंने रथ के दोनों पहियों का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों समन्वित रूप से काव्य के हेतु हैं। तो इन्होंने वही प्रतिभा के लिए शक्ति का शब्द का इस्तेमाल किया है, व्युत्पत्ति के लिए काव्य शिक्षा शब्द का इस्तेमाल किया है, और अभ्यास के लिए इन्होंने अनुभव का जो है शब्द का जो प्रयोग किया है, क्योंकि बार बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारा एक्सपीरियंस बनता जाएगा। तो उन्होंने अनुभव शब्द का इस्तेमाल किया है। रथ के पहियों का उदाहरण देते हुए तीनों को ही काव्य का हेतु माना है। प्रताप शाही ने शक्ति यानी कि प्रतिभा, निपुणता यानी कि व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को काव्य हेतु माना है। फिर भी वे प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हुए कहते हैं कि बीज मूल है कवित्व को सोई शक्ति गनाए। उनका यह कहना है कि प्रतिभा के अभाव में रचित काव्य हृदय के मन को आकृष्ट नहीं कर सकता, केवल उपहास का विषय बन जाता है। ये भी बात पहले कही जा चुकी है कि टैलेंट होना ज़रूरी है, और उस टैलेंट के लिए उन्होंने शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। व्युत्पत्ति जो बाद में जो प्रतिभा प्राप्त की जाती है, निपुणता प्राप्त की जाती है, उसके लिए उन्होंने निपुणता शब्द का इस्तेमाल किया, और अभ्यास इनको काव्य हेतु माना है। आधुनिक हिंदी विद्वानों के जो मत हैं उनमें गोविंद त्रिगुणायत जी हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं कि मेरी समझ में काव्य की जनयत्री मनुष्य की प्राणभूत विशेषता उसकी मनन की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति ने ही पशु और मनुष्य में भेद स्थापित कर रखा है, यानी कि इंसान सोच सकता है, समझ सकता है, विचार कर सकता है, मनन कर सकता है, और यही वो शक्ति है जिसको उसने पशुओं से अलग, मनुष्य को पशुओं से अलग जो है वो रखा हुआ है, उसको श्रेष्ठ बना रखा है। और ये जो मननशीलता है उसका अर्थ यहाँ पर अभ्यास और व्युत्पत्ति से लिया जा सकता है, यानी कि इंसान जो है वो कविताओं के जो रचना, जो अन्य कवियों की रचना है उनका अध्ययन कर सकता है, वो प्रैक्टिस कर सकता है, वो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और फिर वो कविता लेखन में जो है प्रवृत्त हो सकता है। तो यहाँ पर प्रतिभा का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है कि बाद में इंसान में जो टैलेंट होता है कि वो अपने आप उसमें इतनी बुद्धि होती है, इतनी समझ होती है कि वो काव्य लेखन में प्रवृत्त हो सकता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को ही काव्य हेतु मानते हुए लिखते हैं कि कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक ज़रूरत होती है वह प्रतिभा है।
जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकता। यानी कि टैलेंट होना चाहिए, इसके अलावा मनोविकारों यानी कि मानव के मन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है किसी कवि को। मनोविकार यही कि सुख दुख है और ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, यही सब मनोविकार कहे जाते हैं, जिसमें नेगेटिव भी फीलिंग्स हैं और पॉजिटिव भी फीलिंग्स है, और इन फीलिंग्स का ज्ञान होना एक कवि के लिए बहुत आवश्यक है। और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं है अगर उनको इन दोनों का, तो वह अच्छा कवि नहीं हो सकता। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को महत्वपूर्ण मानते हुए लिखते हैं कि जो तो है कवि निज प्रतिभा के हल से निठुर मानव अंतर। जो तो है कवि निज प्रतिभा के, यानी कि तुम में इतना टैलेंट है कि इस निष्ठुर कठोर हृदय वाले मानव के हृदय को तुम अपने प्रतिभा रूपी हल से जोत सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर उन्होंने टैलेंट को अवश्य माना है, प्रतिभा को आवश्यक माना है। महादेवी वर्मा प्रतिभा को महत्वपूर्ण काव्य हेतु मानते हुए लिखती हैं कि साहित्य सृजन केवल रुचि, इच्छा या व्यवस्था का परिणाम नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा और उसे संभव करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता होती है। साहित्यिक सृजन के लिए महादेवी वर्मा मानती हैं कि आपका इंटरेस्ट, आपकी इच्छा और आपकी मजबूरी ये नहीं है साहित्य सृजन का कारण, क्योंकि उससे केवल एक विशेष प्रतिभा और उसे संभव करने वाले मानसिक गठन की आवश्यकता, यानी कि आप में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर इंटरेस्ट है कविता लिखने में तो, और या आपकी इच्छा है या आपकी मजबूरी है कि आपको कविता लिखनी है, तो आप साहित्य सृजन में, चाहे किसी भी तरह का साहित्य हो, पहले गद्य का थोड़ा कम प्रचलन था इसलिए काव्य पर उन्होंने विश्लेषण किया प्राचीन आचार्यों ने, लेकिन आज रचना का जो क्षेत्र है वह बहुत विशाल है। तो साहित्य सृजन में चाहे आप इंटरेस्ट रखते हैं, आपकी इच्छा है या आपकी मजबूरी है, तो आपका काव्य इन तीनों के रहते हुए भी नहीं लिख सकते। आप में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मानसिक गठन का होना बहुत आवश्यक है, यानी दिमागी रूप से आप संगठित होने बहुत ज़रूरी है, ऐसा महादेव वर्मा का कहना है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को ही कारण काव्य हेतु माना है इन्होंने, और कहते हैं कि प्रेरणा को ठीक से ग्रहण करने और उसे ठीक ठाक लिखने के अभ्यास और प्रयास को मैं कविता का साधन कहता हूँ। यानी कि मोटिवेशन, प्रेरणा को ठीक से आप ग्रहण कीजिए, आप मोटिवेट रहिए, ठीक ठाक लिखने का अभ्यास यानी प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, तो वही कविता की साधना है। यानी कि यहाँ पर वो प्रतिभा को भी, टैलेंट को भी आवश्यक मान रहे हैं, साथ साथ मोटिवेशन की वो बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो प्रैक्टिस की भी बात कर रहे हैं, यानी कि तीनों चीज़ों की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। डॉक्टर भागीरथ मिश्र अपने ग्रंथ काव्य शास्त्र के पृष्ठ संख्या 26 पर काव्य हेतुओं का विवेचन करते हुए 3 काव्य कारणों का इन्होंने उल्लेख किया है। पहला जो है वो प्रेरक कारण है। कवि की सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत परिस्थितियाँ तथा उसकी प्रकृति होती है जिससे उसे काव्य रचना की प्रेरणा प्राप्त होती है, जिसके अभाव में या तो काव्य रचना बिल्कुल नहीं होती अथवा होती भी है तो किसी अन्य रूप में। सबसे पहले उन्होंने प्रेरक कारण माना है, जैसे कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि किसी को बचपन से ही ऐसे हालात, ऐसा माहौल मिलता है कि उनके घर में ही माहौल साहित्य सृजन का होता है, तो वहाँ पर उसको साहित्य सृजन की प्रेरणा मिलेगी किसी भी इंसान को। लेकिन उसमें अगर टैलेंट नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ें उसके ज़्यादा काम नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप में टैलेंट है तो आप काव्य रचना बहुत अच्छी करेंगे, या फिर आप बिल्कुल नहीं करेंगे, या फिर आप मजबूरी में काव्य रचना करेंगे, मतलब आप सबको देख करके जो काव्य रचना करेंगे, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है तो वो बहुत अच्छी काव्य रचना नहीं होगी। निमित्त कारण, कवि की प्रतिभा यानी कि उसका टैलेंट है, यही प्रतिभा कवि की उर्वर कल्पना, सूक्ष्म सौंदर्य अनुभूति आदि के रूप में देखी जा सकती है। यानी कि कवि में टैलेंट जो है वो निमित्त कारण होता है, और ये जो टैलेंट है ये कल्पना और सूक्ष्म सौंदर्य अनुभूति, यानी कि जिन चीज़ों में जन साधारण सौंदर्य नहीं देख पाता, खूबसूरती नहीं देख पाता, वहाँ एक कवि देख पाता है, ये उसकी सौंदर्य अनुभूति कहलाती है। बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों में वो खूबसूरती ढूंढ लेता है, और साथ ही होती है उसकी कल्पना का सम्मिश्रण, और ये होता है उसका टैलेंट। तो ये निमित्त कारण माना जाता है।
उपादान कारण का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि लोकशास्त्र के व्यापक ज्ञान से, सत्संग से, श्रवण मनन और अभ्यास इनके द्वारा जो काव्य रचना की जो योग्यता है वो प्राप्त की जा सकती है। यानी कि आपको कवियों का या साहित्यकारों का संग होना चाहिए, उनके साथ रहना है, साहित्य रचनाओं का श्रवण करना है, मनन करना है, ज्ञान लेना है और प्रैक्टिस करनी है, तो वो उसके उपादान कारण होंगे। ये जो 3 कारण माने हैं उन्होंने, प्रेरक कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने प्रतिभा के स्थान पर प्रेरक कारण और अभ्यास को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। यानी कि आप में मोटिवेशन होने चाहिए प्लस प्रैक्टिस होनी चाहिए। पाश्चात्य विचारकों ने अपने ढंग से काव्य हेतुओं पर विचार किया है और उनके कुछ मत हैं। अरस्तु का मत है कि कवि की प्रतिभा जन्मजात होती है। कवि को वे अ मैन ऑफ बॉर्न टैलेंट कहते हैं। यानी कि एक आदमी जो प्रतिभा लेकर जन्म लेता है, प्रतिभा के साथ जन्म लेता है, तो वो प्रतिभा को जन्मजात मानते हैं अरिस्टोटल। हॉरेस कहते हैं, फॉर माई पार्ट आई फेल टू सी द यूज़ ऑफ स्टडी विदाउट विट और ऑफ विट विदाउट ट्रेनिंग। यानी कि ये प्रतिभा और प्रैक्टिस दोनों का आवश्यक मानते हैं। टैलेंट भी होने चाहिए, प्रैक्टिस भी। तो ये कहते हैं कि फॉर माई पार्ट, मेरी तरफ से, आई फेल टू सी, मैं ये देखने में असमर्थ हूँ, द यूज़ ऑफ स्टडी, अध्ययन का जो यूज़ है, जो प्रयोग है, विदाउट विट, आपकी चतुराई, आपकी बुद्धि, बुद्धि के बिना, एंड ऑफ विट विदाउट ट्रेनिंग, और अभ्यास के बिना। यानी कि अगर आप में बुद्धि है और बुद्धि के होते हुए आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं मिली है आपको अच्छे से, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप में बुद्धि होना भी ज़रूरी है, यानी कि टैलेंट होना ज़रूरी, यानी कि प्रतिभा होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अन्य कवियों की रचनाओं का अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो प्रतिभा और अभ्यास दोनों बहुत ज़रूरी हैं। क्रोचे ने स्वयं प्रकाश ज्ञान, इंट्यूशन और बाह्य अभिव्यंजना एक्सप्रेशन की महत्ता स्वीकार करते हुए काव्य हेतुओं में वस्तुतः प्रतिभा और अभ्यास को ज़्यादा महत्व दिया है। क्रोचे ने स्वप्रकाश ज्ञान पर ज़्यादा महत्व दिया है, यानी कि ज्ञान जो है अपने आप अपने अंदर से जो प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है, उद्बुद्ध होता है, और बाह्य अभिव्यंजना यानी कि एक्सप्रेशन, जब हमारे विचार किसी कागज़ पर उतरते हैं, तो उनके महत्व को स्वीकार करते हुए काव्य हेतुओं में प्रतिभा और अभ्यास यानी कि आपका जो टैलेंट है और जो प्रैक्टिस है उसको महत्व दिया है। टी.एस. इलियट, महान रचना तभी जन्म लेती है जब प्रौढ़ सभ्यता, प्रौढ़ भाषा और प्रौढ़ कलाकार एक साथ जुड़े हों। यानी कि प्रौढ़ सभ्यता यानी कि कल्चर वहाँ का, प्रौढ़ भाषा और प्रौढ़ कलाकार एक साथ जुड़े हों। प्रौढ़ता से यहाँ पर तात्पर्य उनका अभ्यास से है। प्रतिभा की महत्ता भी उन्होंने स्वीकार की है, यानी कि उन्होंने अभ्यास को यानी कि प्रैक्टिस को आवश्यक माना है, और एक मैच्योर भाषा और मैच्योर कलाकार होना चाहिए और मैच्योर कल्चर भी वहाँ का हो। तो उन्होंने माना है कि महान रचना तभी जन्म लेती है, और प्रौढ़ता से उन्होंने प्रैक्टिस का ही अर्थ लिया है और प्रतिभा की महत्ता भी स्वीकार की है साथ साथ। वर्ड्सवर्थ, प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन और भावना के प्रति सत्यता को काव्य हेतु माना है। प्रतिभा यानी कि टैलेंट, चिंतन यानी कि सोच विचार यानी कि बुद्धि का तत्व हो गया, अध्ययन यानी कि अन्य कवि की रचनाओं का अध्ययन करना, और भावना के प्रति सत्यता, अपनी फीलिंग्स के प्रति आप जो है सत्य रहिए। तो काव्य के हेतु जो हैं वो इन्होंने, वर्ड्सवर्थ ने ये माने हैं। हीगेल मानव को कहते हैं कि मानव का जन्मजात सौंदर्य, प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य सृजन की मूल प्रेरणाएं हैं। यानी कि इंसान जन्मजात से सौंदर्य से प्रेम करता है, सौंदर्य प्रेमी है। आत्म प्रदर्शन करना यानी कि अपने आप को दिखाना कि देखो मैं भी कुछ हूँ, आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति इंसान में होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति यानी कि दूसरे लोगों का अनुकरण करना, यानी कि दूसरे लोग जो कर रहे हैं उस काम को वो करने की कोशिश करता है, नकल करने की कोशिश करता है, अनुकरण करने का कोशिश करता है। तो ये साहित्य सृजन की मूल प्रेरणाएं उन्होंने मानी है। तो इन सभी जो परिभाषाओं का अध्ययन करने पर, विचार करने पर जो निष्कर्ष निकलता है वो ये कहते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों काव्य के प्रमुख हेतु हैं, लेकिन प्रतिभा सर्वप्रमुख है।
जिसे व्युत्पत्ति और अभ्यास से निखारा जा सकता है। यानी कि आप में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। टैलेंट के बाद आप जो है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि और टैलेंट दोनों का संबंध है ही। बुद्धि नहीं होगी टैलेंट कैसे होगा, टैलेंट है बुद्धि नहीं होगी, ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो बुद्धि होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसमें बार बार जो अन्य कवियों की रचनाओं को सुनेंगे या पढ़ेंगे और उनके ऊपर जो है विचार करेंगे, मनन करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर ही जो अपने साहित्य सृजन के लिए जो ज़रूरी हैं, साहित्य सृजन में अपना हाथ अच्छी तरह से जमाने के लिए और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी बार बार छानने से वह निर्दोष हो जाता है और बर्तन को बार बार मांजने से वह चमक उठता है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा को निर्दोष और आकर्षक बनाया जा सकता है। यानी कि आप में टैलेंट होना चाहिए, बट उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि आप अन्य कवियों की रचनाओं का या अध्ययन नहीं करेंगे, या जो दुनिया में जितनी नॉलेज है, चाहे वो सभ्यता की है, चाहे मतलब कल्चर की, भाषा की, विज्ञान की, राजनीति की, समाज की, मनोविज्ञान की, धर्म की, दर्शन की, बहुत सारे जो जानने योग्य बातें हैं, बहुत डीपली नहीं तो मोटा मोटा ज्ञान एक कवि को होना ही चाहिए इन सब चीज़ों का। साथ ही अन्य कवि के किस प्रकार की रचना लिख रहे हैं उनका भी बार बार सुनना पढ़ना चाहिए और अपने जो टैलेंट को और ज़्यादा निखारना, प्रैक्टिस से और ज़्यादा निखारना चाहिए। तो इस यही जो सारी चीज़ें हैं वो काव्य हेतु का काम करती हैं। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अगली बार मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं। बाय।